केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर अपनी पार्टी के रवैये से नाराज दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी संसद की गतिविधियों से उन्हें पीछे धकेल रही है और राज्य के लिए भी उनकी कोई भूमिका तय नहीं कर रही। यही वजह है कि दिल्ली की हालिया मुलाकात में उन्होंने राहुल गांधी से पूछ ही लिया कि पार्टी में आखिर उनकी भूमिका क्या है। जब वहां भी उन्हें जवाब की जगह मायूसी हाथ लगी तो खबरें आने लगी कि थरूर की बेचैनी बढ़ रही है। तो क्या थरूर बागी हो सकते हैं? शशि थरूर 16 साल से राजनीति में हैं। वो डिप्लोमेट रहे और 2009 से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। अब पार्टी उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बोलने भी नहीं देती है। ये थरूर को चुभ भी रहा है। उन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें जानबूझकर हाशिए पर धकेल रही है, लेकिन क्यों? कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विरोधियों की तारीफ करके थरूर के रवैये से नाराज है। हाल ही में थरूर ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति के प्रमुख विरोधियों की प्रशंसा की। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की उपलब्धियों की जमकर प्रशंसा की है। पहले तो उन्होंने वॉशिंगटन बुलाए जाने को बड़ी बात बताई। थरूर ने 13 फरवरी को मीडिया के सवालों पर कहा, यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यभार संभालने के 1 महीने के अंदर मुलाकात का न्योता दिया। ये अच्छा संकेत है। राजनीति में इस तरह के जेस्चर का अर्थ निकाला जाता है और थरूर के प्रति पीएम मोदी के इस जेस्चर का भी अर्थ कांग्रेस ने भी निकाला है। दूसरी तरफ शशि थरूर ने एक लेख में केरल की एलडीएफ सरकार की प्रशंसा कर दी। लेख में राज्य सरकार के औद्योगिक विकास की प्रशंसा की थी, जिससे राज्य में कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष पैदा हो गया। थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभार से भी हटा दिया गया। ये संगठन थरूर का ही तैयार किया हुआ है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात में थरूर ने इस बात पर भी नाराजगी जताई। खबरें आई कि उन्होंने राहुल से साफ साफ कहा, संसद में महत्वपूर्ण बहसों के दौरान उन्हें किनारे किया जा रहा है। तो क्या पार्टी उन्हें राज्य का राजनीति तक सीमित रखना चाहती है? अगर ऐसा है तो राज्य में उनकी भूमिका क्या होगी, ये उन्हें बता दिया जाए। इस पर राहुल गांधी ने थरूर को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की परंपरा नहीं है। थरूर युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने को भी तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस ऑफर पर भी आनाकानी कर दी। बात लोकसभा की निकली तो यह भी ध्यान रखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के पॉलिटिकल डायनेमिक्स में बड़ा बदलाव आया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से पीछे रखने में सफलता पाकर विपक्षी खेमे ने अपनी मजबूती दिखाई थी। कांग्रेस पार्टी की भी सीटें बढ़कर 99 तक पहुंच गई, जिससे लगा कि विपक्ष में अब राहुल गांधी का कद बढ़ेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर झारखंड के चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से दूर रख पाने में मिली असफलता ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी थी। दिल्ली के हालिया विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखा, जब कई सहयोगी दलों ने ही आप के समर्थन में कांग्रेस के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति विपक्षी खेमे में बढ़ता अविश्वास भी शशि थरूर की हालिया गतिविधियों का आधार बना है? इसे लेकर अभी तो अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। ठोस जवाब का तो इंतजार ही करना होगा। राउस एवेन्यू की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की ओर से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शिकायतकर्ता और स्वराज अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। अपनी विरोधी पार्टियों के खिलाफ छोटी से छोटी सूचना के इस्तेमाल की कोशिश करना राजनेताओं के बीच बहुत आम बात है, ताकि मीडिया के सामने उसे उजागर कर फायदा उठा सके। अदालत ने कहा, अपने विरोधियों की कमियों को आम जनता के सामने लाना राजनेताओं की जिम्मेदारी है। ऐसे में अदालत को भी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे बयानों और मानहानिकारक बयानों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करे और संतुलन बनाकर रखे। जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक निजी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जैन ने दावा किया कि इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा कि बीएनएस की धारा 356 के तहत दंडनीय अपराध पर संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि शिकायत और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से कोई दूसरा अपराध होता हुआ नजर नहीं आया, इसलिए शिकायत को खारिज किया जाता है। आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। शिकायत में जैन ने कहा कि स्वराज ने झूठ बोला कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्कों के अलावा 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए। आप नेता ने आरोप लगाया कि स्वराज ने उन्हें बदनाम और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए टिप्पणियां की और उन्हें भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर उनकी बदनामी की। अदालत ने आदेश में कहा कि बांसुरी स्वराज का बयान केवल उस सूचना का दोहराव था जो जनता के बीच पहले से मौजूद थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वो बयान शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया। अदालत ने कहा कि स्वराज के बयान को मानहानि के अपराध के समान
नहीं कहा जा सकता। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सचदेवा ने कहा कि आपने 2020 में शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जबकि बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन का खर्च दिल्ली भाजपा ने उठाया। भाजपा की दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर निजी प्रचार के लिए सरकारी निधि का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सचदेवा ने शुक्रवार को कहा कि आप सरकार ने साल 2020 में शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन के लिए करदाताओं के 4.52 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सचदेवा ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में अब रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई है। नई सरकार के गठन के साथ ही यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है कि सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है। आप सभी ने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विभिन्न अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे। इसी तरह से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर साल 2020 में भी अखबारों और रेडियो में विज्ञापन दिए गए थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा शपथ ग्रहण समारोह और साल 2020 में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिए गए विज्ञापन में अंतर यह है कि मौजूदा समय के विज्ञापन का खर्च दिल्ली भाजपा ने उठाया, जबकि साल 2020 में शपथ ग्रहण समारोह के लिए विज्ञापन का खर्च दिल्ली सरकार ने वहन किया था, जो दिल्ली के करदाताओं के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहज स्वभाव, दूसरों के प्रति सम्मान और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। मोदी अक्सर अपने कामों से सबको चौंका देते हैं। वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार के लिए कुछ इस अंदाज में सम्मान जताया कि सोशल मीडिया सहित हर तरफ लोग पीएम मोदी की वाहवाही कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को पीएम मोदी के इस अंदाज से मिर्ची लग सकती है। हुआ ये कि मराठी साहित्य सम्मेलन के मंच पर पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के बैठने के लिए उनकी कुर्सी खींची। उसके बाद मोदी ने मेज पर रखी पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डाला और शरद पवार को पीने के लिए दे दिया। हालांकि पवार को प्यास नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने पानी नहीं पिया। जब मोदी ने पवार के लिए कुर्सी खींची तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में जो नजारा देखने को मिला, उनसे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार के बीच हुई बात अब चर्चा का विषय बनी हुई है। पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात और बातचीत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि देश की सियासत के दो दिग्गज नेताओं के बीच ये मेलजोल विपक्षी गठबंधन की अगुवा कांग्रेस के सीने में जरूर ही शूल की तरह चुभेगी। क्या बोले शरद पवार? 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शरद पवार ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बल्कि ये भी बताया कि जब उन्हें इस कार्यक्रम के लिए पीएम को आमंत्रित किया तो मोदी ने बिना किसी देरी के तुरंत स्वीकृति दे दी। पवार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने में पीएम मोदी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच गहरा रिश्ता है और ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। उनकी ये बात भविष्य के राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली की धरती पर मराठी भाषा के इस गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये सम्मेलन एक भाषा और राज्य तक सीमित नहीं, इस सम्मेलन में आजादी की लड़ाई की महक है। इसमें महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है। 1878 में पहले आयोजन से लेकर अभी 147 वर्षों से ये सम्मेलन साक्षी रहा है। पीएम मोदी ने कहा, शरद जी के आमंत्रण पर आज मुझे गौरवपूर्ण परंपरा से जुड़ने का मौका मिला। मराठी भाषा अमृत से भी मीठी है। 100 वर्ष पहले एक मराठी भाषी ने आरएसएस का बीज बोया था। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी और संघ के ही कारण मुझे मराठी से जुड़ने का सौभाग्य हासिल हुआ। शरद पवार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात कांग्रेस के लिए राजनीतिक असहजता पैदा कर सकती है। एनसीपी के कुछ धड़ों ने पहले ही बीजेपी से नजदीकियों को लेकर संदेह जताया था और अब इस तस्वीर ने उन अटकलों को और हवा दे दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पवार और मोदी के बीच जो बातचीत हुई वो सिर्फ साहित्य सम्मेलन तक सीमित नहीं थी। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बदलते समीकरण और आगामी चुनाव रणनीतियों को देखते हुए इस मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्या ये सिर्फ औपचारिक बातचीत थी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर अब होने वाला है? क्या कांग्रेस को अब शरद पवार पर पूरा भरोसा करना चाहिए? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ समय के पास है।